हेलो बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है, तो ये क्वांटिटी नेचर में वेक्टर कहलाती है। आज हम एक नई क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, नई क्वांटिटी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेचर में एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को नाप के देती है कि किसी लोकेशन पर स्पेस में किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। वो क्वांटिटी जो नाप दे उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स मींस हम कॉमन लैंग्वेज में भी इसको यूज करते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है बेटे फ्लो। जैसे कि इसके लिए अगर मैं आपको एक एनालॉजी बताऊं तो इसे समझने की कोशिश करिए। जैसे कि एक कमरा है, उस कमरे में एक विंडो है, उस विंडो से कुछ एयर फ्लो करके आती है और उस कमरे में जाके स्टोर हो जाती है। तो वो एयर जो उस विंडो से लिंक होके फ्लो करके उस कमरे में स्टोर हो रही है वो है फ्लक्स। और जो वो एयर फ्लो कर रही है, जो एयर आ रही है, दिस इज बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से एक कमरा है, एक कमरे के अंदर एक विंडो है, उस विंडो से जितनी एयर फ्लो करके आ रही है और उस कमरे में स्टोर हो रही है, दिस इज नोन एज का फ्लक्स। किसका फ्लक्स? तो आंसर है एयर फ्लक्स, क्योंकि फ्लो कौन कर रहा है? तो आंसर है एयर फ्लो कर रही है। वो एयर उस विंडो से जितना पास होके इस कमरे में स्टोर होगी उसे हम बोलेंगे दैट इज एयर फ्लक्स। सेम इसी तरह से बेटे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें पता लगाना है कि किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने किसी एक बो से एरोस को फायर किया। सपोज टू भी हमने किसी एक मनुष्य को तीर इस तरह से छोड़े। सपोज टू भी ये इतने एरोस आ रहे हैं। अब हमें पता लगाना है कि इस लोकेशन पर, इतनी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम किससे कैलकुलेट करते हैं? आंसर नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा यहां से ये हमने क्या करा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, इसके बीच में एक ऐसा कर्टेन डाल दिया, एक कपड़ा डाल दिया बीच में, ऐसा इस तरह से रख दिया। हमने देखा कि ये जो एरोस थे जो इस कपड़े से यहां से होके जाएंगे, ये या तो इसमें फंस जाएंगे या इसमें क्या करेंगे, होल करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से पास होके गई हैं, वो क्या बताएंगे कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत यहां पर 5 है। तो ये नाप के किसने दिया? तो आंसर है ये नाप के दिया मुझे फ्लक्स ने। तो फ्लक्स इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर एट ए लोकेशन व्हेन इट पास थ्रू द सरफेस इज नोन एज क्या बेटे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से क्या चीज होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेचर में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें ये बताती है कि किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। उस स्ट्रेंथ को नापने के लिए हमें क्या करना पड़ा? तो आंसर है उस स्ट्रेंथ को नापने के लिए हमें एक सरफेस एरिया लेना पड़ा, एक सरफेस लेनी पड़ी। उस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जितनी इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके क्या होंगी बेटे? स्टोर हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वो क्वांटिटी है जो जितने एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जाती हैं वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से आप समझिए कि जब हम ये बात करते हैं आपसे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एयर एक कमरे में फ्लो करती है, एक विंडो से लिंक होके कमरे में स्टोर हो जाती है, दिस इज नोन एज क्या? एयर फ्लक्स। इसी तरह से एज्यूम करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। एक सरफेस लीजिए, एक सरफेस ली हमने, एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि इतने लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक सरफेस डाल देंगे। इस सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जाएंगी हम बोलेंगे इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इतनी है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को पता लगाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी है, और दूसरा सरफेस एरिया। जैसे कि अगर हम बात करें कि वही कमरा लिया हमने, दिस इज सपोज टू द रूम, एक रूम है, उस रूम में एक रूम है, उस रूम के बाहर एक विंडो लगी हुई है। उस विंडो से कितनी एयर इस कमरे में आएगी, उस विंडो से कितनी एयर इस कमरे में आएगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो आंसर है ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात क्या है? तो आंसर है साइज ऑफ द विंडो। अगर विंडो का साइज छोटा है, अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होकर जाती हैं बेटे, फिर से देखिए
दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाती हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे जाती हैं। अगर मैं इतनी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पता लगाना चाहता हूं तो मैंने इतनी सी सरफेस रखी इसके बीच में, तो कितनी फील्ड पास होके जाएंगे, तो आंसर है 3 पास होके जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी सरफेस का साइज बढ़ा दूं और बढ़ा के मैं कितना कर दूं इसका साइज, तो आंसर बढ़ा के मैं इतना कर दूं इसका साइज, तो कितनी इसमें से पास होके जाएंगे, तो आंसर है ये सब पास होके जाएंगे। तो जब सब पास होके जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका फ्लक्स बाद में ज्यादा है, पहले इसका फ्लक्स कम था। तो सेम ऐसे ही समझिए बेटे कि जब हम उस कमरे की बात कर रहे हैं, एयर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो उस कमरे में जो विंडो लगी हुई है, अगर हम उस विंडो का साइज कम था, अगर साइज बढ़ा दें तो एयर उस विंडो से ज्यादा फ्लो करके आएगी, ज्यादा लिंक होके आएगी, उस कमरे में जाके स्टोर हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि एयर की क्वांटिटी इस कमरे में ज्यादा है, मतलब उसका एयर फ्लक्स ज्यादा है। इसी तरह से सेम कि अगर हमें किसी एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को पता लगाना है, वो ताकत कितनी ज्यादा होगी, तो हम जितना ज्यादा उस सरफेस का एरिया बढ़ाते चले जाएंगे, जिसके साथ ये फील्ड लिंक होगी, उतना फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। तो पहली बात किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है पहली बात ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस, ये एक सरफेस है, ये सरफेस का साइज एरिया कितना बड़ा है और कितना छोटा है, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा लिंक होगी या कम लिंक होगी। दूसरी बात ये और किस पर डिपेंड करता है, आंसर है क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पीछे से पास हो रही है। जैसे कि वही एक कमरा लिया हमने, उस कमरे के अंदर एक विंडो थी, तो उस कमरे में कितनी एयर, उस कमरे में कितनी एयर आएगी, ये किस पर डिपेंड करता है, आंसर है ये एक चीज पर डिपेंड करता है, वो क्वांटिटी है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वांटिटी ऑफ द एयर जो बाहर फ्लो कर रही है। अगर वहां से एयर की स्पीड कम है तो कमरे में एयर क्या गया, विंडो का साइज तो हमने उतना का उतने लिया, ये विंडो तो उतनी है हमारी, पीछे से क्वांटिटी आ रही है, स्पीड थी, जो एयर आ रही है उसकी क्वांटिटी है कम 10 यूनिट का, तो इसके साथ लिंक भी कितना होगा, कम। पीछे से अगर 100 यूनिट का की एयर आ रही है, 100 यूनिट क्वांटिटी में एयर आ रही है, तो इसके साथ लिंक कितना होगा, तो आंसर है 100 लिंक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पीछे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, या एयर जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आएगी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में एयर आएगी, उतनी ज्यादा एयर उस सरफेस के साथ लिंक होगी। कम पीछे से एयर ही कम आएगी तो लिंक भी कम होगी, ज्यादा आएगी तो ज्यादा पास होगी। ज्यादा कैसे पता चलेगा बेटे, अगर इसकी ताकत अभी कम है तो ये दूर दूर है, अगर इसकी ताकत हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ताकत ज्यादा है तो ये फील्ड लाइंस कैसे होंगी, नजदीक नजदीक होंगी, नजदीक नजदीक होंगी। अगर नजदीक नजदीक होंगी तो अभी हम इतनी ही सरफेस एरिया से अगर फील्ड को पास करें तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से फील्ड ज्यादा पास होकर जाती है। सेम यही कंसेप्ट होता है किसका बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तीसरी बात, तो अगर मैं आपसे बात करूं और इसको जरा समझिए, कैसे समझिए, ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, ये कमरा है, कमरे का ये विंडो है, इस विंडो का ये एरिया है। अब यहाँ पर ये एयर यहाँ से ब्लो करके आती है, अगर ये एयर यहाँ से ब्लो करके आती है तो इस कमरे में लिंक हो जाती है। अब ये जो विंडो है, विंडो क्या बनाती है, एक सरफेस एरिया बनाती है, इसके पास एक लंबाई है, इसके पास एक चौड़ाई है, तो ये क्या कंटेन करता है, एरिया। अगर एरिया है तो एरिया नेचर में कैसी क्वांटिटी होती है, तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी, और ये डायरेक्शन कहाँ होती है ये हम सबको पता है। तो आंसर है एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ कंसिडर की जाती है, तो आंसर है नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो सरफेस है लंबाई, और अगर मैं इसे चौड़ाई बोलूं तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, इस प्लेन के नॉर्मल होती है। जैसे कि बेटे अगर फिर से मैं आपसे बोलूं, ये L इंटू में भी, अगर मैं इसको लेंथ बोलता हूं, इसको मैं ब्रेथ बोलता हूं, तो लंबाई गुना चौड़ाई ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो आंसर है दोनों मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। दिस इज द प्लेन, और ये प्लेन है तो L इंटू में भी ये मुझे क्या देते हैं नेचर में, तो आंसर है L इंटू में भी मुझे दोनों मिला के एरिया देते हैं। तो एरिया नेचर में कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है एरिया नेचर में एक वेक्टर क्वांटिटी, हम लोगों ने 11th क्लास में बनाया था। अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर है राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। ये पाम किसको बताती है, पहले वेक्टर को बताती है, और ये कर्ल फिंगर ये किसे बताती है, दूसरे वेक्टर को। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर लेंथ कैसी है हमारी, इस डायरेक्शन में, तो हम पाम को इस डायरेक्शन में करेंगे, और बी कैसा है, तो आंसर बी इसके राइट एंगल है, तो कर्ल कहाँ करेंगे, कर्ल फिंगर किसके डायरेक्शन में होगी, तो आंसर बी वेक्टर। तो पाम हमेशा पहले वेक्टर के डायरेक्शन में होती है, और कर्ल फिंगर हमेशा दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। तो और ये थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो हमने इसको ऐसे किया और इसको कर्ल किया, तो थंब हमारा कैसे आ रहा है, अपवर्ड।
तो थंब कैसे फेस होगा, अपवर्ड। अगर मैं इसको x बोलता हूं बेटे, इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज सपोज टू बी, अगर x मानते हैं हम, इसे y मानते हैं, तो l इंटू में b, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है, तो आंसर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है। अगर ये x है, ये y है, तो एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, z। तो z इज बेसिकली व्हाट, तो आंसर है प्लेन परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस एरिया। तो इस बात को याद कर लीजिए, इस बात को हमेशा के लिए समझिए बेटे कि एरिया नहीं पता होता हमें, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी है, और हमेशा ध्यान रखिए अगर ये डायरेक्शन है इसकी, तो डायरेक्शन कहाँ कंसीडर की जाती है, तो आंसर नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द प्लेन। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। अगर ये प्लेन बनाते हैं तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम बोलेंगे इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, तो इसे हम ये डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, या तो अपवर्ड होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर ये बी है, ये एल है, तो या हो सकता है नीचे की तरफ है, लेकिन होगा हमेशा कैसा, तो आंसर है ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ही कंसीडर किया जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर बोलिए या नॉर्मल बोल दीजिए। तो ये डायरेक्शन किसकी है, तो आंसर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो छोटा सा शब्द है बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब समझ में आया क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ क्या है कि कितनी क्वांटिटी किसी एक लोकेशन पर है, वो क्वांटिटी कौन बताता है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। और फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, तो आंसर फ्लक्स तीन बातों पर डिपेंड करता है। दो तो हमने अभी तक बना लिए, अब तीसरी बात देखिए। अगर हम तीसरी बात समझने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे कि सपोज टू बी ये एक कमरा था, इस कमरे की ये विंडो है, इसके पास लंबाई, इसके पास चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई है तो एरिया है। तो जरूरी नहीं है कि अगर लंबाई चौड़ाई होगी तो ये एरिया होगा, रेडियस होगा तो भी उसके पास एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर कुछ भी होगा। तो ये सरफेस है, ये विंडो है, इसके पास लंबाई और चौड़ाई है, तो ये एक एरिया अटेन करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, इस सरफेस का, ये एक सरफेस है दिस वन, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है, तो आंसर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री का, 180 डिग्री का। एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा पास होती हैं, इसमें से सीधी डायरेक्शन में बहुत पास होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इसकी डायरेक्शन को अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हुआ चला जाऊँ, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता हुआ चला जाऊँ, तो क्या अभी भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी इसमें से, आंसर है नो। देखिए ये सरफेस ऐसी थी, ये एरिया, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास होती हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब मैं इस एरिया को यहाँ से झुका दूँ, कैसे झुका दूँ, ऐसे झुका दूँ, तो क्या अभी भी यही तो एरिया था ऐसा, इसको सिर्फ मैंने ऐसा घुमा दिया इधर, कितना एंगल से, थीटा डिग्री, तो क्या अभी भी उतनी फील्ड लाइन्स इसमें से पास होगी, आंसर है नो। अब फील्ड लाइन्स कितनी पास हो रही है इसमें से, पहले 5 पास हो रही थी, अब 4 पास होंगी। फिर से देखिए, ये सरफेस थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो कितनी पास हो रही है इसमें से, पूरी 4 पास हो रही है ऐसे, दिस वन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को ऐसे कर दूं तो क्या कितनी पास होंगी, अब 3। ऐसे कर दूं तो देखते हैं कोई भी इसमें से पास नहीं होती। फिर से ऐसे रखते हैं तो सारी की सारी पास होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसका एंगल घुमाते चले जाते हैं तो फील्ड लाइंस इसमें से क्या होती हैं बेटे, कम पास होती हुई चली जाती हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, एक कमरा ही है मान लो, उस कमरे में अगर विंडो एक इधर लगी हुई है, एक इस तरफ लगी हुई है, और एयर उस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। फिर से एक विंडो यहाँ पर है और एक विंडो यहाँ पर लगी हुई है, और एयर ऐसे फ्लो कर रही है, एयर, या ऐसे समझिए एयर ऐसे ब्लो कर रही है, तो हम देखते हैं कि जो एयर ऐसे ब्लो कर रही है वो इस विंडो से ज्यादा लिंक होती है, लेकिन इस विंडो से लिंक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस ये वाली जो विंडो है उसका एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल जाएंगे तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगी, कितनी एयर इस कमरे के अंदर एंटर करेगी, आंसर है 0। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी अगर हमें कैलकुलेट करना है कि क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक लोकेशन पर कितना लिंक होगा, तो ये बेसिकली 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट कि एरिया, जिस लोकेशन पर हमने एरिया लिया है तो वो एरिया
वेक्टर उसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, आंसर है क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि पीछे से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे लिंक हो रही है। तीसरा डायरेक्शन एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है या 180 डिग्री के एंगल पर है, तो हम क्या देखते हैं, फ्लक्स मैक्सिमम लिंक होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये एक विंडो है और यहाँ से हवा एयर ब्लो कर रही है, ये एक विंडो है, ये एक सरफेस एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है तो इस विंडो से कितनी एयर लिंक होगी, कितनी एयर पास होकर इस कमरे में जाएगी, आंसर है 0। क्यों, क्योंकि थीटा कितना बन रहा है, 90। तो इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट ए लोकेशन, द क्वांटिटी विच मेजर इज नोन एज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट ओनली डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर। पहला तो डिपेंड करता है एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर, दूसरा क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर फैली हुई आएंगी तो कम लिंक होके आएंगे उस विंडो से, अगर नज़दीक आएंगी तो ज़्यादा लिंक होती है सरफेस से। तीसरा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा, अब अगली बात, अब हम ये देखना चाहते हैं और ये हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which measure the strength of electric field at a location in space। स्पेस में किसी भी एक लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप दे वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा कितना होगा, ये बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो देखिए, तो फ्लक्स को सिंबल किससे देते हैं बेटे, फ्लक्स का सिंबल होता है ये फाई, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इज फाई ए, इसके साथ सिंबल देते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली सबसे पहले डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो आंसर ये बेसिकली डिपेंड करता है सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी एक सरफेस से लिंक होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा लिंक होगा, कम है तो कम लिंक होगा। फिर से देख लो बेटे एक बार, ये एक सरफेस है, सपोज टू बी सरफेस एरिया बेटे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, तो आंसर ये सरफेस एरिया है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कम है तो कम लिंक होगा। अगर इतनी ही सरफेस एरिया अगर मैं यहाँ लूँ यही, और हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, तो रिलेटिव क्लोजनेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज्यादा। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होती है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एन अपॉन में ए। तो एरिया तो उतना का उतना ही है, इसका मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी। तो फ्लक्स कैसा लिंक होगा, तो आंसर फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास होकर जा सकती है। ओके, दूसरा किस पर डिपेंड करता है वो देखिए। दूसरा डिपेंड करता है बेटे एरिया वेक्टर पे। तो आंसर है कि अगर एरिया अगर यहां से ये एरिया है, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, इसमें से पास होकर जाती हैं, तो हम देखते हैं इसका एरिया है सपोज टू बी A1। तो इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो आंसर है 5 पास हो रही हैं, ठीक है। अब यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हमने इसका एरिया क्या करा, रिड्यूस करके सिर्फ इतना कर दिया, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब यहाँ से पास होकर जाती है, या यहाँ बना सकते हैं आप, इसके पीछे बना लीजिए। अगर सिर्फ मेरा एरिया इतना हो जाए, ये A2 अगर मैं एरिया कर दूं तो क्या सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो जाएंगी, आंसर है नो। तो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक होगा
क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस से लिंक होंगी उसकी क्वांटिटी कैसे होगी, कम, तो आगे कितनी फील्ड स्टोर होगी इसमें, कम होगी, कम लिंक हो पाएंगे। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर है एरिया पे। तीसरी बात, अब एक छोटी सी क्वांटिटी को जरा इसको समझिए, बहुत पेक्युलर है बेटे और ये बहुत पूछे जाते हैं। देखो एक बात अच्छे से सुनिए बेटे, जब हम ये बात करते हैं कि ये सरफेस एरिया है, इस लोकेशन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लो आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, हमने इसके बीच में एक सरफेस को ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हमने सरफेस को इसमें से प्लेस कर दिया तो ये एक सरफेस एरिया, तो इस एरिया, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, तो आंसर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ये तो डायरेक्शन होगी बेटे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे पास हो रही हैं, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, तो आंसर है 180 डिग्री का बनता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास होके जाती हैं, ठीक है। दूसरा आ जाइए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर पीछे से पास होके आ रही हैं, ऐसे पास होके आ रही है इस डायरेक्शन से, तो हम क्या देखते हैं, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो आंसर है 0 डिग्री का है। तो हम देखते हैं इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास हो सकती हैं, क्योंकि बेटे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में ऐसे तिरछी जाएंगी तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में जाती हैं तो हम क्या देखते हैं, फ्लक्स ज़्यादा लिंक होता है, फील्ड लाइन ज़्यादा लिंक हो पाती हैं। लेकिन उसी चीज़ को फिर से सुनिए कि ये हमारा एरिया वेक्टर है, अगर मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ऐसे जा रही थी तो ज़्यादा लिंक हो रहा है, अगर इसके बीच का अगर हम एंगल इसको रोटेट करते हुए चले जाएं एरिया वेक्टर को, तो हम देखते हैं कि फ्लक्स क्या हो गया, कम लिंक होने लगा, कम लिंक होने लगा। अब इस डायरेक्शन में फ्लक्स कितना लिंक होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों के बीच में, नॉर्मल बोलिए एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, तो फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम। अगर मैं इस एरिया वेक्टर को घुमा के ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, आंसर है 90। तो बताइए फ्लक्स कोई लिंक हुआ, आंसर है नो। तो जब थीटा 0 बनता है या 180 का बनता है, थीटा 0 बनता है या 180 का बनता है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री का बन रहा है तो फ्लक्स मैक्सिमम लिंक हो रहा है, और जब थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो फ्लक्स कम लिंक हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी ऐसा फंक्शन है जो थीटा 0 होने से क्वांटिटी को मैक्सिमम कर देता है, तो आंसर है कोस थीटा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है, और कोस 90 की वैल्यू मिनिमम होती है। अगर हम साइन फंक्शन लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे तो फ्लक्स 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। और अगर मैं साइन थीटा लूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फ्लक्स मैक्सिमम लिंक हो रहा है। इसका मतलब कि जो कोस जो एंगल थीटा बनता है वो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फंक्शन पर डिपेंड करता है, आंसर है कोस थीटा पे। तो इस सरफेस से फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा, कम लिंक होगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है। अगर थीटा 0 डिग्री का है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, थीटा 90 डिग्री का है तो फ्लक्स कम है, थीटा 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोस थीटा फंक्शन पर ये फ्लक्स डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई is directly proportional to cos theta। और थीटा किसके बीच का एंगल है बेटे, फिर से देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस ये एरिया वेक्टर है, पीछे से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस से पास होकर जाए, इस सरफेस से, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सरफेस का एरिया भी होगा, ये एरिया है सरफेस का, इसका एरिया की जो डायरेक्शन होती है बेटे वो क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये इसको ए कैपिटल, ए यूनिट कैपिटल लिख सकते हैं। तो ठीक, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बीच का एंगल। अब अगली बात देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों से हमें क्या पता चला, तो आंसर है तीनों से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है, तो आंसर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कोस थीटा। और इस प्रोपोर्शन को डाके हम क्या लगाते हैं, आंसर है कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज द कांस्टेंट के, और ये कितना हो गया, ई ए कोस थीटा। और हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में जब हम किसी क्वांटिटी को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं
तो उसके कांस्टेंट की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करते हैं? आंसर है 1, क्योंकि फिजिक्स में आज से पहले कभी भी हमने फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट नहीं किया, इसलिए इस k की वैल्यू कितनी कंसीडर की जाएगी? सबसे मिनिमम, जो कितना है 1। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया हमारा, तो हम बोलेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटे phi E = EA cos थीटा। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होता है बेटे। अब अगली बात सुनिए, अब मैं आपसे एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आंसर है यस। पहली बात तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स करता क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को नापता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है किसी लोकेशन पर, ये कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और नेचर में हमें एक चीज अच्छे से पता है कि नेचर में जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पहली स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को नाप दें तो वो अपने आप में उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन कर देती है, इनके पास क्या नहीं होता? डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी किस चीज पर काम करती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पर काम करती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पर भी काम चाहिए उसे और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जब दोनों मिलेंगे तभी ये क्वांटिटी अपने आप में कंप्लीट होगी, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। फ्लक्स क्या करता है? आंसर है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को नापता है किसी एक लोकेशन पर। तो वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को नापकर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दे, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर। इसलिए फ्लक्स नेचर में कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये, इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को नापना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को नापना होता है, और ये उसके मैग्नीट्यूड को नापकर ये बताता है कि सिर्फ इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बस इसका काम खत्म। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर अपना पूरा काम करके दिखा रहा है, इसलिए नापने वाली जो क्वांटिटी है फ्लक्स, वो नेचर में कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है वो क्वांटिटी स्केलर है, लेकिन जिसे नाप रहे हैं वो क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है। इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूं और इसे जरा समझिए, हमेशा लाइफ में काम आएगी। देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं बेटे इसमें कि ना हमने एक ऐसा सेटअप तैयार किया, देखिए जैसे कि हमने एक पाइप लिया, उस पाइप से पानी फ्लो कर रहा है। इफ दिस इज सपोज टू बी द वाटर, ये वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमने मान लिया वाटर अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाटर के पास मैग्नीट्यूड भी है, पानी भी के पास, और इसके पास अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने ना इसमें ऐसा अरेंजमेंट किया कि हमने ये जो पानी आगे ऐसे फ्लो कर रहा था, इसको हमने बीच में कहीं रोक दिया। कैसे? हमने कुछ एक ऐसा सेटअप लगा दिया, ऐसा कुछ लगा दिया, बीच में प्लेट लगा दी, जैसे दिस इज सपोज टू बी अ प्लेट लाइक दिस। यहाँ पे ऐसा लगाया और नीचे से ये पाइप जा रहा है, दिस इज ऐसा कर्वेचर है, और यहाँ पे एक होलो पाइप जा रहा है इस तरह से, और नीचे हमने क्या करा? एक बकेट लगा दी, ये बकेट है, और यहां से हमने इसके लिए एक बैरियर लगा दिया। अब जैसे ये पानी यहां पर जाएगा, इससे जाके टकराएगा, तो ये जो पानी है, अगर इसका साइज छोटा होता तो पानी इसमें से कम लिंक होता, इसका साइज बड़ा होता तो पानी ज्यादा लिंक होता। अब हमने क्या करा? ये इसके अंदर ये ऐसा सेटअप लगा दिया। अब ये पानी जब यहां से फ्लो करके जाता है तो पानी कैसी क्वांटिटी है अभी? तो आंसर है पानी जो भी फ्लो कर रहा है, तो अभी वाटर किस तरह से बिहेव कर रहा है? तो आंसर है वेक्टर की तरह काम कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी से टकराता है, तो पानी टकराने के बाद क्या होता है? यहाँ से ब्लो करता हुआ ऐसे टकराएगा और इस पाइप से होता हुआ नीचे की तरफ हो जाएगा और जाके इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। जब ये पानी फ्लो कर रहा था तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, तो ये वेक्टर की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब ये पानी स्टोर हो गया, तो अब बताइए जो पानी स्टोर हो गया, इसकी डायरेक्शन कहाँ है फ्लो की? तो आंसर इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लो नहीं कर रहा, और जब फ्लो नहीं कर रहा तो सिर्फ इसके पास अब क्या रह गया? आंसर है मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड पानी यहां से फ्लो किया था वही पानी तो इसके अंदर स्टोर हुआ है, तो इसके पास क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज स्टोर हो जाती है, वो क्वांटिटी किस तरह से काम करती है? तो आंसर है वो एक स्केलर की तरह काम करती है। लेकिन जब वो फ्लो हो रहा था तो किस तरह से काम कर रहा था? आंसर वेक्टर की तरह काम कर रहा था। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं तब तक ये वेक्टर थी, लेकिन जैसे इसके साथ लिंक होती हैं तो वो क्वांटिटी जो इसको नाप रही है
वो एरोज और तीर के मान चल रहे हैं, वो इसमें जाके फंस जा रहे हैं। अब वो फंस गए, वो एट रेस्ट आ गए, वो जाके वहां स्टोर हो गए, तो वो क्वांटिटी क्या बन गई? तो आंसर है वो क्वांटिटी स्केलर बन गई। जब क्वांटिटी फ्लक्स बन जाती है, जब वो क्वांटिटी फ्लक्स बन जाती है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर। लेकिन जब तक वो फ्लो कर रही थी तब तक वो वेक्टर थी। इसलिए हमेशा के लिए इस बात को याद रखो बेटे, द क्वांटिटी विच मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर, द क्वांटिटी विच मेजर इज वेक्टर। तो इसका इन दोनों का डिफरेंस पेपर में पूछे भी जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। अब अगली बात देखिए, अगली बात क्या कि जब हम ये बात करते हैं स्केलर वेक्टर की, तो यहां पर हमने भी देखा फार्मूला कितना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कोस थीटा। ये कैसी क्वांटिटी नेचर में? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास सिर्फ क्या है? ओके, ऐसा यूनिट कितनी होगी इसकी? अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटे? तो आंसर है न्यूटन पर कूलम होती है। और एरिया की कितनी होती है? तो आंसर है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है इसकी? ऐसा यूनिट। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो डायमेंशन कितनी होगी? तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है बेटे? F अपॉन में Q। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? तो आंसर फोर्स की डायमेंशन होती है mLt-2। चार्ज, चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो होती नहीं बेटे, तो चार्ज का फार्मूला होता है Q = में IT। I क्या होता है? करंट, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? दैट इज एम्पियर। और टाइम की कितनी होती है? T। तो हम क्या लिख सकते हैं? A अपॉन में T। तो कितना आ गया? mL, A ऊपर जाएगा तो A-1, T ऊपर जाएगा तो T-3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई? आंसर डायमेंशन आ गई। A क्या है? एरिया। एरिया की डायमेंशन कितनी होती है? L × में भी L स्क्वायर। अब यहाँ रखो उसको, तो फ्लक्स की डायमेंशन कितनी होगी बेटे? तो आंसर है mL A-1 T-3 और L स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, तो mL⁻³ T-3 और A-, दिस वुड बी द डायमेंशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक छोटी सी बात और देखिए बेटे, क्या देखो, चलिए मैं आपको इसको बताता हूं कि फ्लक्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है। अगर मुझे फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फ्लक्स इज इक्वल टू, जब हम ये बात करते हैं बेटे कि फ्लक्स होता कितना है, तो आंसर है ई ए कोस थीटा। तो अगर मुझे इसे एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आंसर इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई डॉट ए। ये बात समझ में आती है? इससे ना हम एक कंसेप्ट समझ सकते हैं और मुझे लगता है ये आपको समझना चाहिए बेटे। इस बात को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, थंब रूल बना लीजिए कि नेचर में जब भी हम दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई सिर्फ दो ही तरह से हो सकती है। या तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या दोनों वेक्टर एक दूसरे से राइट एंगल पे मूव कर सकते हैं, या तो 90 डिग्री पे या सेम डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो तीसरी जो क्वांटिटी बनकर तैयार होती है वो नेचर में कैसी होती है? हमेशा स्केलर। कैसी होती है बेटे? स्केलर। जैसे हम वर्क की बात करें, वर्क में क्या होता है? ये बॉडी है, इस बॉडी पर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में हुआ बेटे? इसी डायरेक्शन में तो हुआ। तो जब हम किसी बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उस पर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0। तो हम ये बोलते हैं वर्क कैसी है नेचर में? एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क में हम क्या देखते हैं? तो आंसर टॉर्क में हम ये देखते हैं कि ये एक सपोज टू भी हमारा एक दरवाजा है, ये उसकी हिंज है, ये क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है दरवाजे का परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये क्या है? उसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, दिस इज आर। इसको भी डिस्प्लेसमेंट बोल लो यस। और हम क्या करते हैं? इस दरवाजे का हैंडल को यहां से ऐसा पकड़ते हैं राइट एंगल पे 90 डिग्री से, ऐसा 90 डिग्री से लगाते हैं इसको, या तो खोलते हैं या इसको बंद करते हैं। तो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट पर कितना एंगल बनाती है? आंसर है 90। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम क्या देखते हैं? ये दरवाजा इस तरह से रोटेट करता है। तो नेचर में हमें पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी एक बॉडी में रोटेशन दे दे, नेचर में वो क्वांटिटी कैसी कैसी होती है? तो आंसर वो क्वांटिटी वेक्टर होती है, क्योंकि जो क्वांटिटी रोटेट करती है उन सबकी डायरेक्शन कौन होती है? आंसर है अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सियल लाइन पर होती है। इसलिए ये सारी क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर।
तो हमें पता है कि जब हम टॉर्क निकालते हैं और टॉर्क क्या देता है रोटेशन, और जो बॉडी रोटेशन देती है वो नेचर में कैसी होती है वेक्टर। तो हम देखते हैं जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें तीसरी क्वांटिटी कैसी मिलती है वेक्टर। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है तीसरी वर्क, वो कैसी होती है स्केलर। लेकिन जब दो वेक्टर राइट एंगल पे काम करते हैं तो तीसरी क्वांटिटी कैसी होती है वेक्टर। ये हमेशा के लिए समझिए। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और वो मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिस्प्लेसमेंट का, तो ये पक्का थंब रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, हमेशा सेम डायरेक्शन में होगी बेटे। अगर सेम डायरेक्शन नहीं भी है तो हम उसका इफेक्ट कहाँ निकाल लेंगे, सेम डायरेक्शन में निकालेंगे। लेकिन ये दोनों क्वांटिटी जब तक सेम डायरेक्शन में नहीं होंगी तब तक ये अपना काम करके नहीं दे सकती। तो इस चीज को आप हमेशा के लिए याद करके रखेंगे। नोट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड should be in the direction of area vector। एक है, अगर मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है आपको तो क्या करेंगे बेटे, तो आंसर मैक्सिमम फ्लक्स निकालने के लिए हमारा थीटा कितना होना चाहिए, आंसर है 0 डिग्री का होना चाहिए। हम बोलेंगे फ्लक्स मैक्सिमम है, थीटा कितना हो गया 90, तो E इंटू में A। फ्लक्स मिनिमम चाहिए तो थीटा कितना हो गया, तो आंसर है मिनिमम, तो थीटा कितना होना चाहिए, तो आंसर है थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो कितना हो गया, आंसर है E A cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0। ये बात समझ में आती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं कि ये यहां से ये जो फ्लक्स होता है ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है। हमें जनरली समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हमें अच्छे से समझ में आता है और एरिया वेक्टर पे भी समझ में आता है कि अगर एरिया बड़ा होगा छोटा होगा तो क्वांटिटी ऑफ द एयर ज़्यादा लिंक होगी या कम लिंक होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से ज़्यादा आ रही है कम आ रही है तो उस पर डिपेंड करता है कि जो फ्लक्स है वो ज़्यादा लिंक होगा या कम। लेकिन एंगल से भी हम इसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जरा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात करता हूँ बेटे कि और इसको समझिएगा, ऐसी नॉलेज के लिए नॉलेज होना। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक एरिया वेक्टर है, दिस इज ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस। अगर ये सरफेस है तो इसका अपना एरिया वेक्टर भी होगा और उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, तो आंसर है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं तो ये है हमारा दैट इज क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी फिलहाल इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो आंसर हम बोलेंगे इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है 7 फील्ड लाइन से इससे लिंक हो रही है तो इसका फ्लक्स कितना भी फिलहाल 7 है। अगर मैं इसी सरफेस को यहां से ऐसा थीटा डिग्री से बैंड कर दूं, ऐसा बैंड कर दूं, तो इसका एरिया पहले भी इतना ही था, एरिया अभी भी उतना ही है। दिस इज ए बोल सकते, ये भी एरिया ए था, ये भी एरिया ए। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में ऐसे पास हो रही थी तो क्या अगर मैं इसको थीटा डिग्री के एंगल से यहाँ से बेंड कर देता हूँ, ऐसा रोटेट कर देता हूँ, तो क्या अभी भी उतनी फील्ड इसमें से पास होकर जाएंगी, तो आंसर है नो। यहाँ से कितनी फील्ड लाइंस पास होकर जाती हैं, तो देखते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होती है, आंसर है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 1, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कम पास होकर जाती है। अब इसमें से अब कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो आंसर है इसका फ्लक्स लिंक हुआ 5 पास हो जा रही है। जब ऐसे था तो फ्लक्स ज्यादा लिंक हो रहा था, इसको रोटेट कर दिया तो फ्लक्स कम लिंक हो गया। इसका मतलब थीटा के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाता है। ये फ्लक्स कितना होगा, ऐसे है तो आपको पता है एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है बेटे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 0 डिग्री का। और जब थीटा 0 बनता है तो हमें पता है फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कोस थीटा, तो आप निकालते हैं तो फ्लक्स कैसा लिंक होता है मैक्सिमम, ये तो हमें सबको पता है। ओके, अब हमने इसे थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया तो हमने क्या देखा, फ्लक्स कम लिंक होता है, ठीक है। ये फ्लक्स कितना लिंक होगा,
अगर हम इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दें तो ये फ्लक्स कितना लिंक होगा? क्या उसे हम निकाल सकते हैं आंसर? हाँ, उसे निकाल सकते हैं। अब देखिए उसे निकालने का तरीका क्या है। अगर मैंने इसे थीटा डिग्री से ऐसे रोटेट कर दिया तो हम क्या देखते हैं कि पहले एरिया ऐसा था, देखो ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे तो था बेटे, दिस इज द एरिया और इस एरिया की डायरेक्शन क्या है? ये रहा एरिया वेक्टर। अगर मैं इसको यहाँ से यूं रोटेट कर दूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी यहाँ से। तो हम क्या देखते हैं, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी आ गई? आंसर ये आ गई, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, ये बात समझ में। अब अगली बात देखिए, अब ध्यान से देखो जरा एक चीज, बहुत समझने वाली चीज है इसमें बेटे। ये क्या है? तो आंसर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आंसर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इसका फ्लक्स, और यहाँ पर अब इसके बारे में थोड़ा देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए एक मेथड होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखो इस सरफेस पर, इधर ध्यान से सुनिए सारे के सारे और इसको समझना है। देखिए बेटे, इस लाइन पर ये तो एक लाइन है, इस लाइन पर ये कैसा है? परपेंडिकुलर, ठीक है। इस लाइन पर ये कैसा है? ये कैसा है? तो आंसर ये परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि जो एंगल इन दोनों लाइनों के बीच में बनेगा वही एंगल तो इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर उनके बीच में बनता है। फिर से इस लाइन पर ये कैसा है? राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना बेटा, ये राइट एंगल ही तो बना रहा है, ठीक है। ओके, इस लाइन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एंगल बनाती है? तो आंसर है ये भी 90 डिग्री का बनाती है। इस लाइन पर ये एंगल कैसे बनाती है? 90 डिग्री का। इस लाइन पर ये लाइन तो थी, ये एंगल कितना बना रहा है? 90 का। तो जो एंगल दो लाइनों के बीच में बनता है वही एंगल किसके बीच का बनता है? तो आंसर है दोनों के परपेंडिकुलरों के बीच का बनता है। उन लाइन पर जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उनके बीच का बनता है। ये एक बड़ी छोटी सी और एक बेसिक सी हमारी थ्योरम होती है। तो देखिए अब बेटे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें देखना है कि यहाँ से जो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी वो कितनी पास हो रही। तो देखिए निकालना है। तो अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना फाई ई, तो वो कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा? तो आंसर है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका यहाँ से यहाँ तक का हमने एरिया कितना कंसीडर कर लिया बेटे? दिस एरिया इज सपोज टू बी ए डैश। क्या ये उतने एरिया में से पास होकर जा रहा है? आंसर है नो। यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो फुल एरिया में से पास होता है, लेकिन जब हम इसको इस डायरेक्शन में कर देते हैं तो कितने एरिया में से पास होकर जाता है? इसके सिर्फ इतने एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जाती है। तो ये कितना हो गया? तो आंसर है ए डैश। ओके, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट डाल दी बेटे। अब नाउ इस ट्रायंगल में आना, नाउ इन ट्रायंगल इसको एक नाम डाल दो, चलो पी क्यू और आर। इस ट्रायंगल में अगर मैं आऊं पी क्यू आर के अंदर, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? तो आंसर है थीटा के सामने वाला राइट एंगल होता है। तो ये कैसा है? परपेंडिकुलर ही तो था। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू लूं तो कोस थीटा कितना होता है? तो आंसर है बेस। ये बेस कितना है? पी आर अपॉन में हाइपोटेनस कितना है बेटे? तो आंसर ये रहा हाइपोटेनस, दिस इज आर क्यू। और ये सारी डायरेक्शन कैसी है हमारी? एरिया। तो आप चाहे डायरेक्ट ले लो, तो कोस थीटा कितना हो गया? इस वाले वेक्टर का इफेक्ट मुझे अगर इस डायरेक्शन में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कोस थीटा इज इक्वल टू में बेस, बेस कितना है? आंसर है ए डैश। ये तो बेटे ए डैश। परपेंडिकुलर यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, पूरा कोई सा भी ट्रायंगल ले लो बेटे, सारे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पी पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लीजिए पी, और ये क्यू की जगह ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो, दिस इज पी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, पी दिस इज पी, पी और आर एंड क्यू। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं पी आर क्यू, तो कोस थीटा कितना होता है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर ही है। अच्छा, कोस थीटा कितना होता है? बेस, दिस इज बेस, बेस कितना है? ए डैश अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बेटे? दिस इज द ए, ये तो है ए पूरा, दिस इज द ए। तो ए डैश कितना आ गया? तो आंसर है ए डैश आ गया ए कोस थीटा। तो इसको उठा के यहाँ रख दो, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया? तो आंसर है ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आपके बात। एक तरीका और होता है, बहुत छोटा सा तरीका है, देखिए ये क्या है? तो आंसर ये हमारा एक सरफेस है जिसका एरिया ए है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास हो रही है,
तो हम देखते हैं इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम ये बोलें कि ये सरफेस ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कुछ एंगल बनाए ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कुछ एंगल बनाए तो एंगल कितना बनता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एंगल कितना बनाती है? तो आंसर एंगल थीटा बनाती है। ये तो बनाती है इसके साथ, प्लेन के साथ। और इसके एरिया वेक्टर के साथ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का नॉर्मल कैसा है? तो आंसर है ये इसका नॉर्मल है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर है थीटा डिग्री का एंगल बनता है। अगर थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें पता है कि फ्लक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स की शर्त क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों को हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी भी देखो बेटे हमने क्या करा था, यहाँ पर कुछ नहीं करा, इस एरिया का एक कंपोनेंट, ये तो है एरिया वेक्टर, इस एरिया का एक कंपोनेंट अभी भी हमने किस में निकाला? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो निकाला था। तो अब हम क्या करते हैं, इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अगर मुझे इस डायरेक्शन में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है जहां पे थीटा होता है उस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना काम करता है? तो आंसर है उस डायरेक्शन में काम करता है ई ए cos थीटा। तो यहां पर इसका फ्लक्स कितना बनेगा? तो फ्लक्स का फार्मूला तो हमें पता है बेटे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई, ई कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है? तो आंसर है ई cos थीटा। ए क्या है? एरिया, एरिया तो पहले भी नहीं था, तो फ्लक्स कितना हो गया बेबी? तो आंसर है ई ए cos थीटा। ये फ्लक्स लिंक हो गया सरफेस के साथ, ये बात समझ में आती है? तो फ्लक्स कितना होता है? ई ए cos थीटा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? तो आंसर है फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब थीटा 0 डिग्री का हो या 180 डिग्री का। थीटा 0 डिग्री का होगा, थीटा 0 डिग्री का होगा तो cos 0 की 1 तो भी मैक्सिमम, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी। थीटा 180 होगा तो -1 उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन फ्लक्स मैक्सिमम ही होगा अभी भी। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है? तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन कैसी है, लेकिन फ्लक्स तो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही, क्योंकि फ्लक्स क्वांटिटी बना होता है। और मिनिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री का होगा। ठीक है बेटे, तो ये बात किसकी की हमने? तो आंसर। ठीक है बेटे, अब इसके बाद देखते हैं कि अभी हमने क्या देखा। अभी हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो जब सरफेस के साथ लिंक होती है तो फ्लक्स कितना लिंक करती है? तो आंसर है ई ए cos थीटा। अगर हम बोले कि अगर ये फ्लक्स, देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो वो कितना फ्लक्स लिंक करती है? तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स लिंक विथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक सरफेस है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये क्या करेगा? आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की गैस की डायरेक्शन कैसी होंगी? तो आंसर ऐसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। अब हमें निकालना है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है, तो उसका तरीका देखिए। अगर हम इसके फ्लक्स की बात करें तो ये क्या है सरफेस का? दिस इज द सरफेस, ये सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आंसर इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? तो आंसर इसी डायरेक्शन में। ये तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन में। लेकिन जब हम इस सरफेस की बात करते हैं, यहां पर ये क्या है? दिस इज द सरफेस, ये एक सरफेस है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? तो आंसर एरिया वेक्टर इधर होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो एंगल इनके बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर थीटा 1 डिग्री का एंगल बनता है। फिर से अब यहाँ पर इस सरफेस पर देखते हैं तो हम देखते हैं ये सरफेस कैसी है? तो आंसर ये सरफेस ऐसी है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे है? तो आंसर इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है, दिस इज एरिया वेक्टर। तो इसके साथ एंगल कितना बनाता है? तो आंसर थीटा 2 बनाता है। यहाँ पर देखते हैं तो ये एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा है? ऐसा है। ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसा है? तो आंसर इसका एरिया वेक्टर ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके साथ एंगल कितना बनाता है? थीटा 3। इस तरह से सबके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा बेटे कि दो क्वांटिटीज, अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसका टोटल फ्लक्स निकाले पूरी सरफेस का, तो हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं? हमें फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए cos थीटा। लेकिन यहां क्या देखते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? आंसर सब जगह अलग अलग है।
यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ हो रहा है, ये डिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ हो रहा है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 9 × 10⁹ Q/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E3 है, यहाँ पर E4 है और यहाँ पर E5 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह कैसी है, अलग अलग है। दूसरा एरिया वेक्टर A cos थीटा, तो क्या यहाँ पर थीटा की वैल्यू सब जगह एक जैसी है? तो आंसर है थीटा की वैल्यू सब जगह बदल रही है। तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर अगर मुझे फ्लक्स निकालना है और E cos थीटा से निकालना है, जब E भी बदल रहा है और cos थीटा भी बदल रहा है, तो हम इस पूरी सरफेस का फार्मूला फ्लक्स E cos थीटा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हर बार थीटा भी बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, और जब भी हमें किन्हीं दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो उन दोनों क्वांटिटीज में कम से कम एक क्वांटिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि थीटा बदल रहा है लेकिन ए तो कांस्टेंट है, तो अगर आप ये सोचते हैं बेटे हमें पता है कि दो क्वांटिटीज के अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो कम से कम उन दोनों क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी को कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर तीन क्वांटिटीज है तो आंसर है इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी है और एरिया ये a cos थीटा ये अनदर क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ कौन बदलेगा, एरिया। तो इसका मतलब जैसे थीटा बदल जाएगा वैसे वैसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बदलती चली जाएगी। तो अगर हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना हो इस सरफेस का तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलती जा रही है और थीटा बदलने से a cos थीटा की वैल्यू भी बदलती जा रही है। जब वैल्यू बदलती चली जाएगी तो हम दो क्वांटिटीज को एक साथ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अगर मुझे इसका टोटल फ्लक्स निकालना है तो उसका तरीका क्या है? तो आंसर एक तरीका ये है, इस सबको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए ई, इसको इसको इन सबको जोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? तो आंसर है फिजिक्स में एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का। इसमें हम क्या करते हैं? तो आंसर है इसमें हमारे एक तरीका होता है कि इसमें हम एक क्वांटिटी को इतना छोटा कंसीडर कर लेते हैं कि दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में कैसी बन जाती है, वो कैसी बन जाती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया को इतना छोटा कंसीडर कर लेते हैं। कितना छोटा? तो आंसर है dA, बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज सपोज्ड टू बी dA। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया है इस एरिया को हमने कितना कंसीडर कर लिया? तो आंसर बहुत छोटा, कितना, dA। तो ये dA इतना छोटा एरिया है कि ये अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर पास होकर जाएंगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एरिया dA, इस एरिया से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जाएंगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कंसीडर की जाएगी? तो आंसर है सेम कंसीडर की जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे? तो आंसर है हमने एरिया को बहुत छोटा कंसीडर कर लिया, कितना, बहुत छोटा। तो उसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे कंसीडर करेंगे? तो आंसर है सेम कंसीडर करेंगे। तो कितना आ गया? EA cos थीटा। तो एरिया बहुत छोटा है, जब एरिया बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू कैसी हो गई? तो आंसर इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया सब जगह? कांस्टेंट। तो अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे। और फिजिक्स में एडिशन को हम क्या कहते हैं? एक मेथड को, दिस इज नोन एज का इंटीग्रेशन। तो हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस पूरी सरफेस का अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो इस पूरी सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो आंसर है E dA cos थीटा। dA बहुत स्मॉल, छोटा सा सरफेस एरिया लिए बेटे, और छोटे से एरिया के लिए एंगल सब जगह कैसा बनेगा? तो आंसर एंगल भी सेम होगा। तो ये क्वांटिटी, छोटी सी क्वांटिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसा होगा। अगर एक जैसा है तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से यहां तक का एरिया लेंगे A1 से A2 तक। डेरिवेटिव किसमें? A1 से। तो हम चले कहां से? A1 से चलते हैं और कहां तक जाते हैं? A2 तक जाते हैं और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका होता है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दी हो तो हम उससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस का निकाल सकते हैं। लेकिन सब निकालने का मेथड क्या होता है? तो आंसर निकालने का इसका मेथड होता है बेटे इंटीग्रेशन। तो आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, नए लेक्चर में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।